नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्नेहल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और पीजी इंस्टीट्यूट से। आप सबका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हैं डॉक्टर श्रद्धा गोस्वामी मैम, जो कि प्रोफेसर और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड पीजी इंस्टीट्यूट से। मैम मेरी मेंटर, मेरी एचओडी, मेरी गाइड और मेरी फ्रेंड सब हैं। तो मैम, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट में, और हम आपसे कुछ नेफ्रोलॉजी के बारे में जानना चाहेंगे जो हमारे और हमारे मरीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मैम, आइए शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। मैम, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि नेफ्रोलॉजी क्या होता है और एक नेफ्रोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है। नेफ्रोलॉजी शब्द जो आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में नेफ्रोस मतलब किडनी होता है, तो नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी से संबंधित सभी बीमारियों का डायग्नोसिस करना, इलाज करना और उससे संबंधित सभी मैनेजमेंट को देखना। और नेफ्रोलॉजिस्ट किडनी की सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो मैम, आप ये बताइए कि नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब किडनी ख़राब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, मुख्यतः किडनी दो तरीके से ख़राब होती है। एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है और एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होता है। एक्यूट किडनी इंजरी मतलब अचानक किसी बीमारी के कारण किडनी ने अपना काम करना बंद कर दिया है। जैसे कि मुख्यतः ये बीमारियां बुखार में हो सकता है, लूज़ मोशंस में हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ और अचानक खून की बहुत कमी हो गई तो शरीर में खून की कमी हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी में कोई चला गया, हीट स्ट्रोक हो गया, शरीर में पानी की कमी हो गई। ये सभी कारण एक्यूट किडनी इंजरी के होते हैं। कभी कभी इससे ज़्यादा गंभीर बीमारियां भी होती हैं जिसमें किडनी के छलने जो होते हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो ये एक्यूट किडनी इंजरी के कारण होते हैं। और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कारण पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, जैसे कि शक्कर की बीमारी होना, लंबे समय की डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर होना, कुछ आनुवंशिक बीमारियां जो कि सिस्टिक किडनी डिजीज़ के रूप में होती हैं, बहुत लंबे समय तक या बार बार स्टोन का बनना, किडनी में इन्फेक्शन हो जाना, ये सभी मुख्य कारण होते हैं किडनी खराब होने के। तो मैम, मरीज़ ऐसे क्या लक्षण अपने अंदर महसूस करे कि जिसके वजह से उसको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए। जैसे कई बार मरीज़ ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कोई लक्षण है, सूजन है या सिर दर्द हो रहा है, तो वो अवॉइड कर देता है कि ठीक है, मेडिकल से गोली ले ली, दवाई ले ली तो ठीक हो गया। ऐसे क्या लक्षण है जो एक मरीज़ को एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास लेके जाए। किडनी से संबंधित जो मुख्य लक्षण होते हैं, जैसा कि आपने मेंशन किया, सूजन सबसे मुख्य कारण है। तो किडनी से संबंधित मरीजों को आंखों के आसपास सूजन आना, पेट पे सूजन आना, पैरों पे सूजन आना, थकान रहना, जी मचलाना, कुछ खाने का मन नहीं करना, लेथार्जी हमेशा बनी रहना। उसके अलावा जो स्पेसिफिक बीमारी होती है उसके सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है। ब्लड प्रेशर किडनी के खराब होने के बाद भी बढ़ सकता है, या लंबे समय तक ब्लड प्रेशर खराब रहने के कारण किडनी खराब हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं, सर दुखना, बेचैनी रहना, उल्टी का मन करना, ये सब भी हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। या फिर शक्कर के लक्षण हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा यूरिन होना, रात में उठ के यूरिन जाना, या अगर किडनी की बीमारी, स्टोन की बीमारी है तो पीछे की तरफ किडनी, जहाँ पर हम हाथ रखते हैं जब खड़े होके, तो उस जगह पे तेज़ दर्द उठना किडनी के स्टोन का लक्षण होता है। और कुछ बहुत छोटे छोटे लक्षण होते हैं, जैसे कि बस किसी काम में जी नहीं लगना, क्योंकि किडनी की बीमारी के मरीज़ों में हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, तो जो एनीमिया के लक्षण हैं वो उनमें आने लगते हैं। कैल्शियम कम होने लगता है, विटामिन डी कम होने लगता है, तो जोड़ों में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द होना, ये कुछ बहुत छोटे लक्षण होते हैं जिनको कि मरीज़ मिस कर देता है। तो इन सभी लक्षणों में तुरंत अपने किसी भी फिजिशियन को दिखाएं, यदि डायरेक्ट किडनी के डॉक्टर के पास नहीं भी जा पा रहे हैं। फिर पेशाब से संबंधित अगर कोई भी परेशानियाँ हो रही है, पेशाब में झाग आ रहा है या लालपन आ रहा है या पेशाब बहुत ज़्यादा हो रही है या रात में बहुत बार उठ के पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, तो इन सब लक्षणों पे भी तुरंत या तो अपने जनरल फिजिशियन को दिखाएं या किडनी के डॉक्टर को दिखाएं। मैम, किडनी के बचाव के लिए हम मतलब नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस में क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, किडनी के बचाव के लिए आजकल जो किडनी पे असर देख रहे हैं हम, जो साधारण पहले हम जिन कारणों को जानते थे उसके अलावा भी बहुत सारे नए कारण जुड़ गए हैं, जैसे कि अडल्ट्रेशन, खाना किसी को साफ़ नहीं मिल रहा है, पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और पानी भी उतना साफ़ नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब कारणों से भी किडनी को टॉक्सिन पहुंच रहे हैं। तो एक साधारण प्रैक्टिस में यदि आपको कोई बीमारी नहीं है तो 2-2.5 लीटर 3 लीटर पानी पीने से लगभग शरीर में जो टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। हर इंसान को नमक थोड़ा कम खाना चाहिए, क्योंकि आइडियल जो नमक की रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर में वो बहुत कम होती है, परंतु भारतीय खाने में
हमारा नमक बहुत ज़्यादा जाता है। एक एवरेज इंसान को 5 से 6 ग्राम नमक काफ़ी होता है, पर इंडियन डाइट में ये अमाउंट कभी कभी 12, कभी 14, कभी कभी 15 ग्राम, 20 ग्राम तक हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा नमकीन खाते हैं, अचार खाते हैं, इस तरीके का जो खान पान है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड हमारे यहाँ जो बनता है, तो नमक कम और पानी ज़्यादा, लगभग किडनी के हर बीमारी में हम ये कहते हैं कि आप नमक कम खाइए और पानी ज़्यादा पीजिए। परंतु पानी ज़्यादा पीने का जो हम लोगों को उपाय बताते हैं वो सब पर कारगर नहीं होता है। यदि मरीज़ को सूजन रह रही है, यदि उसको साथ में दिल पे भी असर है या किडनी ने अपना काम कम कर दिया है, तो फिर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से पानी पीना है। अगर कोई लंबी बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है, तो समय समय पर 3 से 6 महीने में एक बार किडनी का एक बेसिक टेस्ट, एक बार यूरिन का एक बेसिक टेस्ट, क्योंकि सबसे पहला लक्षण इन बड़ी बीमारियों में यूरिन के रास्ते से प्रोटीन का लीकेज होता है। तो वो यदि 3 से 6 महीने में एक बेसिक टेस्ट कराते रहें तो किडनी की बीमारी जल्दी पकड़ में आ सकती है। मैम, ये किडनी की जो बीमारियां होती हैं, क्या ये उम्र अनुसार होती हैं कि मतलब जिसकी ज़्यादा उम्र है सिर्फ उसी को होगी, या बच्चों में भी पाई जा सकती हैं? नहीं, किडनी की बीमारी हर उम्र में होती है, बस हर उम्र में किडनी के बीमारी के कारण बदल जाते हैं। जैसे लंबे समय की ब्लड प्रेशर और शक्कर की बीमारियां जो होती हैं, या बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होकर फीमेल में भी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होकर किडनी कमज़ोर पड़ती है, ये सब बड़ी उम्र की बीमारियां हैं। परंतु मिडिल एज बीमारियां, ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़, ये मिडिल एज में होती हैं। जेनेटिक डिजीज़ेज़ का अलग अलग एज है। कुछ जेनेटिक डिजीज़ेज़ 50 से 60 उम्र में, जैसे कि एडीपीकेडी जो सबसे कॉमन सिस्टिक डिजीज़ है, अनुवांशिक बीमारी है, उसका प्रेजेंटेशन ही बहुत लेट आता है। बच्चों में भी किडनी की बहुत सारी बीमारियां पाई जाती हैं। ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ जो होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो बच्चे हमने हमारे आसपास भी देखे होंगे, जो बहुत सूज जाते हैं, आंखें पूरी छोटी हो जाती है, वो तो बच्चे की ही मुख्यतः कम उम्र की ही बीमारी है। बड़ों में भी पाई जा सकती है, पर बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। और कुछ आनुवंशिक बीमारियां जो फैमिलियल डिजीज़ेज़ हैं, वो बच्चों में ही ज़्यादा पाई जाती हैं। तो एज के हिसाब से बीमारी का कारण बदल जाता है, पर किडनी की बीमारी बचपन से लेके बुढ़ापे तक किसी भी उम्र में हो सकती है। मैम, हमारे पास किडनी की बीमारी से लड़ने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो आप प्रोवाइड करते हैं? देखिए, किडनी की बीमारी में किस स्टेज पर किडनी की बीमारी है उसके हिसाब से इलाज होता है। जैसे कि हमने बिल्कुल शुरू में बात करी थी कि एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ 2 मुख्य डिवीज़न हैं हम जिसमें कि हमारे किडनी की बीमारियों को डालते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी जैसे अचानक शरीर में पानी की कमी हो जाना, किसी इन्फेक्शन के कारण किडनी ने अपना साथ कम कर दिया, उसमें भी बीमारी में अगर हम सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, ऐसी बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होती है जिससे कि क्रिएटिनिन जो मुख्य जो एक टॉक्सिन है जो शरीर में बढ़ता है किडनी कमज़ोर पड़ने से, उसको कम किया जा सकता है यदि सही समय पर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिल लिया जाए तो। परंतु यदि इतना ज़्यादा असर हो गया है किडनी पे, 2 दिन 3 दिन तक यूरिन नहीं हो रही है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ के 200 हो गया, क्रिएटिनिन बढ़ के 8 से 10 हो गया, या पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, या एसिड शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या फेफड़े में पानी भर गया है, उस परिस्थिति में डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस करने के जो इंडिकेशंस होते हैं वो एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ दोनों में एक जैसे होते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ जाना, उसके कारण दिमाग पर असर हो जाना, हार्ट की झिल्ली के आसपास पानी इकट्ठा हो जाना, फेफड़े में पानी इकट्ठा हो जाना, एसिड शरीर में बहुत बढ़ जाना, पोटेशियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना जिससे कि दिल की गति बिगड़ने का डर हो जाए, ये सब मुख्य कारण होते हैं डायलिसिस करने के। डायलिसिस और इलाज में हमारे पास डायलिसिस होता है, वो 2 प्रकार का होता है, एक खून का डायलिसिस और एक पेट का डायलिसिस। और यदि किडनी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, हम ट्रांसप्लांट का भी विकल्प मरीज़ों को बताते हैं जिसमें कि नई किडनी बैठा दी जाती है शरीर में। मैम, जो आपने ये 2 तरीके के डायलिसिस बताए, खून का और पेट का, तो आप क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं और आप मरीज़ों को क्या सलाह देते हैं कि उन्हें कौन सा डायलिसिस ज़्यादा बेटर होगा उनके लिए, जो उनकी उम्र ज़्यादा आगे बढ़ा सके? देखिए, पेट का डायलिसिस और खून के डायलिसिस में विदेश में पेट का डायलिसिस ज़्यादा चलता है क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट होता है, घर पे किया जा सकता है, खुद मरीज़ के द्वारा या मरीज़ के रिलेटिव्स के द्वारा किया जा सकता है, उसमें ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन नहीं होता, उसमें खून के कोई इन्फेक्शंस जो लग जाते हैं डायलिसिस यूनिट पे जाने से, जो खून से संबंधित इन्फेक्शन, कभी कभी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अलग अलग मशीनों पर डायलिसिस कराने से जो इन्फेक्शन होते हैं उसका रिस्क नहीं होता। तो विदेश में और जो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पेट का डायलिसिस
पहले शुरू किया जाता है, मरीज़ भी वही ऑप्ट करता है क्योंकि उनका एजुकेशनल लेवल उस तरह का है। हमारे मरीज़ों का एजुकेशनल लेवल, बेसिक हाइजीन मेंटेन करना, और जितने छोटे गाँव से, छोटे शहरों से वो आते हैं, उनके लिए पेट का डायलिसिस कर पाना उतना आसान नहीं होता, वो उस प्रोसेस को समझ नहीं पाते। इसलिए हमारी कंट्री में हीमोडायलिसिस का जो परसेंटेज है वो 90 to 95% है। हमारे मरीज़ हीमोडायलिसिस पे ही ज़्यादा बेहतर रहते हैं क्योंकि वो बेसिक हाइजीन मेंटेन करना, सब कुछ अपने आप से करना, उसके जो बेसिक प्रिकॉशन है उनको मेंटेन करना उनसे संभव नहीं होता। हीमोडायलिसिस चूँकि अस्पताल में आके होता है, डॉक्टर आसपास रहता है, टेक्नीशियंस रहते हैं, स्टाफ रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए, तो हमारे यहाँ के मरीज़ों में हीमोडायलिसिस ज़्यादा किया जाता है। मैम, मैं अब कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर जानना चाहूँगी जो मरीज़ अक्सर ओपीडी में आके हमसे पूछते हैं कि जैसे उन्हें पता चला कि उनका क्रिएटिनिन बढ़ गया या सूजन आ गई या पेशाब एकदम से बंद हो गई, तो सबसे पहले मरीज़ ये जानना चाहेगा कि उनकी किडनी कितनी ख़राब है, कि एक ख़राब है कि दोनों ख़राब है। मैम, अगर एक ख़राब है तो कितना % ख़राब है? अगर इतना ख़राब है तो क्या वो बचाई जा सकती है? क्या ऐसी कोई दवाई है जिससे क्रिएटिनिन कम हो सके कि हमें डायलिसिस पे ना जाना पड़े? देखो, ये सब सवाल हम लोग रोज़ फेस करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मरीज़ का होता है, जैसे ही क्रिएटिनिन बहुत बढ़ गया या डायलिसिस का मरीज़ को हमने समझाया तो वो पूछते हैं दोनों ख़राब है क्या? तो इसका जवाब ये है कि हमारा शरीर एक किडनी पे बहुत अच्छे से जीवन जी सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बचपन से ही एक किडनी होती है परंतु वो अपना पूरा जीवन अच्छे से जी लेते हैं। तो मैक्सिमम स्थिति में अगर क्रिएटिनिन बहुत बड़ा है या मरीज़ को डायलिसिस की नौबत आ गई है तो ये स्वाभाविक है कि दोनों ही किडनी ने काम करना बंद कर दिया। पहला सवाल का जवाब। दूसरा जवाब ये है कि क्या क्रिएटिनिन कम करने के लिए कोई दवाई होती है क्या? तो क्रिएटिनिन कम करने के लिए कोई दवाई नहीं होती है। क्रिएटिनिन और यूरिया को शरीर से कम कर दिया जाए ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। हम बस उसका जो कारण है उसको जानने का प्रयास करते हैं और उसकी ही रोकथाम का और उसके ही ट्रीटमेंट का कोशिश करते हैं। जैसे कि ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़, ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ में होता है कि हमारा शरीर अपनी किडनी और बाकी और अंगों के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें बनाने लगते हैं जिससे कि किडनी कमज़ोर पड़ने लगती है। तो उसकी रोकथाम के लिए हम इम्यूनोसप्रेशंस दे सकते हैं। ल्यूपस नेफ्राइटिस है, ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ हैं, उसमें हम इम्यूनोसप्रेशन दे के जब उसका इलाज एडिक्वेट हो जाता है तो धीरे धीरे क्रिएटिनिन कम होने लगता है। या एक्यूट किडनी इंजरी है जिसमें कि अचानक से किडनी पे असर हुआ है, खून की बहुत कमी हो गई थी, पानी की बहुत कमी हो गई थी, तो जब हम अच्छे से पानी दे देते हैं, फ्लूइड्स दे देते हैं, तो धीरे धीरे क्रिएटिनिन कम होने लगता है। पर क्रिएटिनिन को बांध दे या क्रिएटिनिन को शरीर से निकाल दे ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। और कितना %, तो परसेंटेज पे अगर हम जाने लगे तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो कि एक्यूट किडनी इंजरी में तो नहीं लगाए जाते, पर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में वो फॉर्मूले बहुत कारगर तरीके से परसेंटेज बता देते हैं। तो उस फॉर्मूले में जब हम मरीज़ का उम्र डालते हैं, उसका एज डालते हैं, उसका वेट डालते हैं, तो वो हमको परसेंटेज बता देता है कि कितना % किडनी काम कर रही है। ये सब अंदाजे से होता है। एक्चुअल परसेंटेज जानने के लिए जैसे कि हम डोनर्स की करते हैं, DDPA टेस्ट होता है, उससे दोनों किडनी का इंडिविजुअल % ऑफ वर्क पता चल जाता है। मैम, क्या कुछ दवाइयाँ भी हैं ऐसी जिसकी वजह से किडनी पर असर आए? हाँ, हमारे यहाँ अधिकतर एक कैटेगरी जो एक्स्ट्रा एडेड है, जो कि विदेशों में ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, वो है NSAIDs इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी। तो जो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस होती हैं, जैसे कि जो फार्मेसी होती है, जो दवा दुकान होती है, उस पे जाके आए दिन हमारे यहाँ जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो वहीं से दवाई उपचार ले लेते हैं, और अधिकतर वो दर्द की दवाइयाँ तो आए दिन खाते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन खाते हैं। तो जब सबसे कॉमन जो दवाई देखने को मिलती है जिसके के कारण किडनी पर असर होता है वो है दर्द निवारक गोली। वो यदि प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर जितने दिन के लिए दे रहा है उतने दिन ना लेके उससे ज़्यादा लिया जाए तो वो किडनी को कमज़ोर कर देती है। और भी बहुत दवाइयाँ होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, अमीकासिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन वगैरह होता है। एक और कॉमन चीज़ होती है, जब एंजियोग्राफी की जाती है तो उसमें जो डाई डलती है वो भी किडनी पर असर डाल सकती है, परंतु वो हमेशा बहुत बड़े सेंटर पे होता है, तो वहाँ रेडियोलॉजिस्ट क्रिएटिनिन देख कर ही डाई देते हैं या नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके ही देते हैं, इसलिए उसका % कम होता जा रहा है। मैम, जैसे मरीज़ को जब पता चलता है कि उसकी किडनी ख़राब हो गई है और एलोपैथी से ज़्यादा, मतलब जैसा कि आपने बताया क्रिएटिनिन कम करने की हमारे पास कोई दवाई नहीं है, तो मरीज़ दूसरे उपचारों की तरफ दौड़ता है कि वो बाबा के पास जाएगा, बोले आयुर्वेदिक दवाई खा लेंगे, ये जड़ी बूटी खा लेंगे तो शायद, और कई बार असर भी कर जाती हैं वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ। 2-3 महीने तक उसका क्रिएटिनिन कम होता है, पर हालाँकि बाद में फिर वो वापस आप ही के पास आता है क्योंकि क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो ये
मैं जानना चाह रही थी कि ये सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या किडनी के लिए हार्मफुल हैं? अधिकतर आयुर्वेदिक दवाइयाँ और अल्टरनेटिव मेडिसिन जितनी भी हैं हमारे पास उपलब्ध, उनसे किडनी को खतरा होता है। हम सभी हमारे घरों में नेचुरोपैथी करते हैं, अदरक का पानी पी लिया, हल्दी का पानी पी लिया, वो ठीक है। परंतु जो कॉम्पोजिशन में आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं उसमें जो एक मुख्य प्रॉब्लम है कि उन पे किसी पे भी बहुत बड़े आरसीटीज़ नहीं हुए हैं कि उनके लेवल, उनके एक्चुअल जितना डोजेस रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एलोपैथ में है, कोई ड्रग जो है वो माइक्रोग्राम में दी जा रही है, 25 माइक्रोग्राम की गोली आ रही है, कोई 2.5 मिलीग्राम की आ रही है, कोई 5 मिलीग्राम की आ रही है। तो उनके ऊपर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल लाखों लोगों के ऊपर जांचें हुई हैं और एक भी साइड इफ़ेक्ट अगर उसका है, 0.1% भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो उसके मोनोग्राम पे लिखा हुआ होता है। ये चीज़ आयुर्वेद में मिसिंग है अभी। आने वाले समय में हो सकता है कि हमको उसमें भी ये पता चल जाए कि ये 4 दवाइयाँ जो हैं ये किडनी पे असर करती हैं, बाकी सब सेफ़ हैं, जैसे कि हमको एलोपैथ में पता है। पर अभी के लिए तो हम हमारे मरीज़ों को मना ही करते हैं। कुछ महीनों के लिए एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट आता है जिसमें उनका क्रिएटिनिन थोड़ा सा थम जाता है, थोड़ा 0.1 0.2 का रिडक्शन भी दिखता है, परंतु उसके बाद वो मरीज़ बहुत ख़राब स्थिति में हमारे पास वापस आता है। यूजुअली किडनी के साथ साथ लिवर और बोन मैरो, इन दोनों पर बुरा असर लेके वो वापस आता है। उनके एनीमियाज करेक्ट ही नहीं होते हैं, उनके लिवर पर भी असर आ जाता है। तो ऐसे मरीज़ों का जो साधारण किडनी का इलाज जो अच्छे से हो जाता है, उसको भी हमको करने में बहुत दिक्कत आती है। तो अल्टरनेट मेडिसिन से हमेशा बचना चाहिए। आप अपने जो डॉक्टर है उसके पास जाइए, जो फिजिशियन उसको जो ठीक लगेगा वो उस स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे और जो बीमारी है उसके स्पेशलिस्ट से ही उसका इलाज कराना चाहिए। मैम, जब आप मरीज़ों को डायलिसिस के बारे में समझाते हैं तो उनका कई बार ये प्रश्न होता है कि हमारे 2 डायलिसिस से क्या किडनी बच जाएगी, या फिर हमें ये डायलिसिस उम्र भर कराना होगा। और फिर हम मतलब मरीज़ काफ़ी घबरा जाता है इस बात से जब हम बोलते हैं कि एक उम्र और भर वो करना बात है। बोलते हैं 3 से 4 डायलिसिस के बाद कि हाँ। 4 डायलिसिस करा दिया अभी तक हाँ, ठीक नहीं हुआ। तो इसके लिए जो मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में अपने मरीज़ों को समझाती हूँ कि डायलिसिस जो है वो किडनी की बीमारी का इलाज नहीं है। इलाज हम किसे कहते हैं? इलाज हम ट्रांसप्लांट को कहते हैं। अपेंडिक्स हो जाता है तो अपेंडिक्स को निकाल देना इलाज होता है। मलेरिया हो जाता है तो 5 से 7 दिन क्लोरोक्विन की गोली खिलाना इलाज होता है, उससे वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। किडनी की बीमारी में डायलिसिस इलाज नहीं है, वो सिर्फ किडनी काम नहीं कर रही है तो वो काम हम बाहर से करा रहे हैं। जैसे कि किसी का पैर कट गया तो वो बैसाखी लेगा, ऐसा ही मैं समझाती हूँ कि बैसाखी 2 दिन लोगे क्या, उसको तो ज़िंदगी भर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर किडनी परमानेंट डैमेज हुई है और धीरे धीरे क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति में आया है जब डायलिसिस की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो डायलिसिस की नीड ज़िंदगी भर रहेगी। और जैसा हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है जिसमें अचानक किडनी पर असर आता है, मलेरिया, डेंगू हो सकता है, शरीर में पानी की कमी हो सकती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन, ब्लड का लॉस, इन सभी परिस्थिति में 2, 4, 6, 8, 10 डायलिसिस के बाद धीरे धीरे किडनी वापस अपना काम शुरू कर देती है। उसमें डायलिसिस पूरी तरीके से हट जाता है। तो मैम, ये डायलिसिस कितने कितने दिन में मरीज़ के लिए बेहतर होता है कराना? मतलब कई डॉक्टर बोलते हैं कि आप हफ्ते में 1 बार करा लीजिए, कहीं 2, लेकिन जो बुक्स मेंशन करती हैं कि मतलब मिनिमम हमें 3 टाइम्स अ वीक तो देना ही है, कहीं कहीं पर डेली डायलिसिस भी होता है, तो क्या ज़्यादा बेहतर है? ये वैसे मरीज़ पे डिपेंड करता है, पर सबसे आइडियल कंडीशन में हफ्ते में 3 डायलिसिस हम समझाते हैं मरीज़ को। हफ्ते में 3 डायलिसिस, हर एक दिन छोड़ के एक दिन का डायलिसिस रहता है, उससे उसके बॉडी में सभी जो पैरामीटर्स हैं वो ऑप्टिमाइज़ हो जाते हैं। एक तो आइडियल भी 3 बार करना चाहिए, और यदि किसी को हार्ट पर लोड है, किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, बार बार सांस फूलती है, बार बार क्रिएटिनिन और यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ के गफलत की स्थिति होती है, एनीमिया करेक्ट नहीं हो रहा है, इन स्थिति में तो हर हाल में 3 ही करनी चाहिए। परंतु एक इंक्रीमेंटल डायलिसिस का भी कॉन्सेप्ट आया है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही है, उस परिस्थिति में हम हफ्ते में 2 बार डायलिसिस भी कर लेते हैं। स्पेशली इंडियन सेटअप में जहां मरीज़ 200 किलोमीटर दूर से आ रहा है तो 3 बार आना प्रैक्टिकल नहीं होता, तो हम किसी तरीके से मरीज़ के पैरामीटर्स को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि वो 2 बार में भी काम चला ले। मैम, मरीज़ ये जानना चाहते हैं कि जो डायलिसिस हम करते हैं, मतलब डायलिसिस का मतलब क्या होता है? कि वो देखते हैं कि खून जो है उनके शरीर से निकाला जा रहा है, पाइप में जा रहा है, तो क्या वो पूरा खून बाहर निकल जाएगा? बोले ऐसे तो हमारा खून कम ही हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमें खून की कमी और आप हमारा खून और निकालते जा रहे हैं। तो डायलिसिस एक तरीके से आर्टिफिशियल किडनी बोला करते थे हम डायलिसिस को। एक डायलाइज़र होता है और ट्यूब्स होती हैं, तो ब्लड
बाहर नहीं निकाला जाता, ब्लड कंटिन्यूअसली डायलिज़र में जाता है मशीन के द्वारा, पंप के द्वारा, और वो क्लीन होके बाहर से वापस आता है। वो जो फ़िल्टर्स होते हैं वो फ़िल्टर्स इस तरीके से बने हुए हैं कि जो उस ब्लड में जो चीज़ें ज़्यादा हैं वो फ़िल्टर फेंक देता है और जो चीज़ें कम हैं उनको बैलेंस कर देता है। तो इस तरीके से उसके अंदर सारा कंपोजिशन बॉडी से मैच करता हुआ है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो वो अगर चीज़ें कम हैं तो उनको बैलेंस कर देता है, बाइकार्ब ऐड कर देता है, तो जो एसिडोसिस डेवलप होता है किडनी में वो ठीक हो जाता है और वो ब्लड पूरा घूम के वापस आ जाता है। और डायलिसिस की प्रक्रिया पूरा एक साथ ब्लड नहीं निकलता है, इसीलिए पूरा क्रिएटिनिन भी नहीं कम होता है। कितना ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है, मतलब क्रिएटिनिन कितना ज़्यादा था उसके हिसाब से रिडक्शन होता है। जैसे कि भरी हुई पानी की टंकी है, उसको हम पूरा खाली नहीं कर सकते, वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे उसको खाली पूरा नहीं किया जा सकता। तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि हम ऊपर से साफ़ पानी डालते जाएं और नीचे से थोड़ा थोड़ा गंदा पानी निकालते जाएं। तो इस तरीके से जब वो घूमता जाएगा तो हम ये मानते हैं कि कुछ 2, 3, 4 घंटे में एक ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा कि 70 to 80% पानी क्लीन हो जाएगा और उसी तरह डायलिसिस जो है वो 70 to 80% ब्लड को क्लीन कर देती है। मैम, पेशेंट को डायलिसिस मशीन से कनेक्ट करने के लिए हमको कुछ मीडियम लगता है, जैसे लोग जैसे कि अभी अपन ने जस्ट डिस्कस किया कि डायलिसिस मतलब ब्लड से ब्लड आए बॉडी से बाहर और वापस बॉडी में जाए, उसके लिए उसको बहुत हाई प्रेशर पे मूव करना पड़ता है। नॉर्मल प्रेशर से तो नहीं निकलेगा, 300 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड निकलना चाहिए। तो उसके लिए जो अपने नॉर्मल कैन्युलाज होते हैं जिससे कि हम मरीज़ों को आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, उन कैन्युला से ये प्रेशर पॉसिबल नहीं होता। तो एक स्पेशल डायलिसिस के लिए कैथेटर्स आते हैं जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं। अचानक आईसीयू में जब मरीज़ की स्थिति ख़राब होती है तो हम शॉर्ट टर्म डायलिसिस कैथेटर डालते हैं जो वाइड बोर होते हैं, उससे वो उतना फ्लो आ जाता है ब्लड का। और जब किसी को परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके हाथ में एक छोटा ऑपरेशन बनाते हैं जिसमें आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं आपस में। तो जब कंटिन्यूस उसमें से ब्लड फ्लो होता है तो जो वेन होती है जिसके ऊपर की परत पतली होती है, उसमें अगर हम ज़्यादा बार पंक्चर करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो जब आर्टरी और वेन को हम जोड़ देते हैं तो हम एक ऐसी परिस्थिति हाथ में पैदा कर देते हैं जिससे कि बार बार उसमें नीडल लगे और बार बार ये डायलिसिस के लिए ब्लड निकले तो भी वो वेन सही से काम करती रहे। तो मैम, ये जो ऑपरेशन है क्या ये भी नेफ्रोलॉजिस्ट ही बनाते हैं? ये ऑपरेशन यूरो सर्जन्स बनाते हैं, सर्जन्स बनाते हैं, और जो CTVS सर्जन होते हैं वो भी बनाते हैं। उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, तो वो जो भी सर्जन ने वो ट्रेनिंग ली होती है वो उस ऑपरेशन को बना सकते हैं। मैम, जब पेशेंट डायलिसिस पे रहता है तो क्या कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसको, मतलब जब हम ब्लड सर्कुलेशन में डाल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, जैसा कि हमने कहा? कुछ कॉम्प्लिकेशंस रेगुलर डायलिसिस यूनिट में देखने में मिलते हैं, क्योंकि जो हम पानी निकालने की मात्रा उस पर लिखते हैं वो हर डॉक्टर का एक अपना जजमेंट होता है। ऐसा पानी को नाप देने की कोई मशीनें ईज़िली अवेलेबल नहीं है। आजकल नई मशीनें आ गई हैं पर वो ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो यदि ज़्यादा पानी निकाल दिया है शरीर से तो अचानक से BP बहुत फॉल हो जाता है, या पैरों में बहुत क्रैम्स आने लगते हैं, शुगर फॉल हो जाती है मरीज़ों की। अचानक गफलत की स्थिति में मरीज़ जा सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा यूरिया है, 300 यूरिया है, ब्रेन को उतने यूरिया की आदत है और हमने अगर तेज़ी से यूरिया कम कर दिया तो ब्रेन पे स्वेलिंग आ जाती है। तो उसमें पेशेंट एकदम अनकॉन्शियस होना, उसको झटके आ सकते हैं, अचानक कभी कभी दिल का दौरा आ सकता है, दिल की गति बिगड़ सकती है। ये सभी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस के मरीज़ों में देखने में मिलती है। मैम, आप अपने इंस्टीट्यूट में क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मतलब पेशेंट को एक्सप्लेन तो हम सभी करते हैं कि हमें डायलिसिस करना है, पेट का डायलिसिस करना है, ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है, लेकिन आप ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं और मरीज़ किस बात से ज़्यादा सहमत हो पाते हैं? देखो, ऐसा है कि ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। जैसा कि अभी हमने बात करी कि जब मरीज़ पूछता है कि डायलिसिस कर रहे हैं फिर ठीक क्यों नहीं हो रही है क्रिएटिनिन, मरीज़ सही क्यों नहीं हो रहा है, वो सिर्फ टेम्परेरी इलाज है, उसका नाम ही टेम्परेरी इलाज है। दैट इज़ ओनली अ ब्रिज बिटवीन डिजीज़ एंड फाइनल ट्रीटमेंट विच इज़ अ ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट कैसा भी मरीज़ हो, चाहे शक्कर का मरीज़ हो, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, हर मरीज़ के लिए ट्रांसप्लांट सबसे बेहतर उपाय माना जाता है। परंतु हमारे देश में
गैप बहुत ज़्यादा है डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। जो कैडेवर ट्रांसप्लांट जो फॉरेन में बहुत हायर वॉल्यूम में होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ब्रेन डेड पेशेंट्स, उस सब का जो ऑर्गन्स होते हैं जो कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हमारे यहाँ डोनर का बहुत टेबू है। हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन में ही लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, हम ब्लड तो नहीं दे सकते। तो किडनी मांग लेना एक बहुत मुश्किल घड़ी होती है उनके लिए, और कोई भी जल्दी से आगे आता नहीं है। परिवार का इंसान, परिवार का कोई भी मेंबर आगे नहीं आता है कि हम किडनी दे देते हैं। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है। ब्लड ग्रुप नहीं मैच करने वाले भी ट्रांसप्लांट अब होने लगे हैं, परंतु उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे जो पेशेंट, मैक्सिमम पेशेंट इंडिया में जो अर्बन पॉपुलेशन, जो रूरल पॉपुलेशन है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं, वो ब्लड ग्रुप बदलने वाला ट्रांसप्लांट नहीं झेल सकते। तो बहुत सारे हर्डल्स हैं ट्रांसप्लांट में, इस वजह से मरीज़ डायलिसिस पे ज़्यादा रहता है। हम तीनों चीज़ें समझाते हैं, परंतु उनके इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो उनका जो बैकग्राउंड है उसको देखते हुए अधिकतर मरीज़ हीमोडायलिसिस का ऑप्ट करते हैं, क्योंकि हीमोडायलिसिस सारे मेडिक्लेम्स में और सभी जो आयुष्मान है, योजनाएं हैं, उन सब में बहुत आसानी से कवर होता है। बाकी दोनों चीज़ें बहुत आसानी से कवर नहीं होती हैं, तो एक बहुत बड़ा वो भी हर्डल है, फाइनेंशियल हर्डल। मैम, औरबिंदो में ट्रांसप्लांट होता है? हाँ, औरबिंदो में हम ट्रांसप्लांट करते हैं। हमने अभी तक 50 ट्रांसप्लांट किए हैं, और जैसा मैंने बताया कि वो जो योजनाओं के तहत जो हर्डल्स आते हैं उसके चलते हमारा वॉल्यूम थोड़ा कम है। हमारा डायलिसिस सुविधा, डायलिसिस यूनिट बहुत अच्छा है, और सभी प्रकार की योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं हैं, आयुष्मान है, मेडिक्लेम्स है, CGHS है, उन सब के अंडर में डायलिसिस बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसीलिए मरीज़ उस पर सेटल होके वही कंटिन्यू रखते हैं। ट्रांसप्लांट हम करते हैं, परंतु उसका नंबर और वॉल्यूम अभी कम है। मैम, ट्रांसप्लांट के बाद क्या पेशेंट पूरी तरीके से डायलिसिस से मतलब हट जाता है? यदि किडनी जो ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल हुआ है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, उसके बाद भी कोई रिजेक्शन या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, तो मरीज़ हमेशा के लिए डायलिसिस फ्री हो जाता है। उसको सिर्फ अपनी दवाइयाँ एकदम रेगुलर इंटरवल पे लेनी होती हैं, जिससे कि शरीर किडनी को फॉरेन बॉडी मान के रिजेक्ट ना कर दे। और क्या वो ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ अपनी नॉर्मल जो एक्टिविटी है डे टू डे, मतलब ऑफिस जाना या घर का काम करना या बाहर घूमने जाना, क्या वो रिज्यूम कर सकता है ट्रांसप्लांट के बाद? ट्रांसप्लांट के 3 महीने के बाद एकदम आपके और हमारे जैसे नॉर्मल हो जाता है मरीज़। हमारे ऐसे भी मरीज़ हैं जो कम उम्र के थे, जो 12वीं में थे, उन्होंने अपना पूरा एजुकेशन कंप्लीट किया, शादी करी। एक फ़ीमेल ट्रांसप्लांट पेशेंट है जिसने शादी भी करी और उसके अभी लास्ट ईयर ट्विन बेबी भी हुए हैं, एंड स्टिल उसकी किडनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैम, जो यंग नेफ्रोलॉजिस्ट्स हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज? यंग नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए या किसी भी डॉक्टर के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप अपने मरीज़ को प्राथमिकता दें। अगर आप अपने मरीज़ का थोड़ा सा उसको समय ज़्यादा दें, जो आजकल मैंने देखा है नई जनरेशन इन्वेस्टिगेशन बेस्ड बहुत हो गई है। उनको लगता है, एकदम बुकिश नॉलेज हो गया है कि इस बीमारी में तो ये सारी बैटरी ऑफ टेस्ट करना है, तो लिख दिया मरीज़ को। फिर वो कभी कभी मेरे पास आते हैं कि इतना एक्सपेंडिचर हमको पहले ही दिन बता दिया है। तो सिर्फ नेफ्रोलॉजी में नहीं, हर मेडिकल ब्रांच में, हर मेडिसिन सर्जिकल ब्रांच में अगर हम मरीज़ को थोड़ा समय ज़्यादा दें, उसकी जो बात है वो पूरी सुन लें। कभी कभी वो बीमारी से अलग बातें भी होती हैं, परंतु उसको समय दें, उसकी बातें सुनें, उसकी हिस्ट्री ठीक से लें और एग्जामिनेशन ठीक से करें, तो आप बीमारी को ठीक से डायग्नोज भी करेंगे और अच्छे से इलाज भी कर पाएंगे। और किसी न किसी एक फील्ड को अपना पैशन ज़रूर बनाएं। ट्रांसप्लांट को अभी अब बहुत सारी नेफ्रोलॉजी में सब ब्रांचेस आ गई हैं। वस्कुलर इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी आ गई है, ट्रांसप्लांट है, ग्लोमेरुलर डिजीज़ेज़ हैं, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है। तो किसी भी एक फील्ड के लिए अपन ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएं, क्योंकि उससे आप मरीज़ को ज़्यादा बेहतर इलाज दे पाएंगे। मैम, आप एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे हमारे मतलब मरीज़ों के लिए कि किडनी का बचाव कैसे कर सकते हैं और क्या क्या हमें अवॉइड करना है किडनी को बचाने के लिए? देखिए, ऐसा है, किडनी बचाने के लिए अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने शुगर का ख्याल रखें, उसको ठीक से समय समय पर अपने डॉक्टर को दिखा के उसको कंट्रोल में रखें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी ब्लड प्रेशर को एकदम कंट्रोल में रखें। अगर ओबीज़ हैं तो वेट रिडक्शन के लिए जो भी मेथड हो सकती है वो अपनाएं, क्योंकि ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकर हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें।
अल्टरनेटिव मेडिकेशंस पे ना जाएं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, दवा बाज़ार से जाके कोई भी दवाई ले लेना और उसको खा लेना, वो ना करें। अपने सगे संबंधियों की बातें सुन के कि हमारा ये ठीक हो गया था, इस बाबा के पास चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, ऐसे किसी भी जगह पे अपना इलाज ना कराएं। जो भी आपका सिम्टम है आप अपने प्राथमिक डॉक्टर को दिखाएं और उनके सुझाव अनुसार जो भी स्पेशलिस्ट है उसको सही समय पर अपने आप को दिखा दें, तो किडनी की बीमारियों की भी रोकथाम हो सकती है। यदि वो सही स्टेज पर पकड़ में आ जाएं तो उनको बढ़ने से रोका जा सकता है। थैंक यू सो मच मैम, इतने वैल्यूएबल थॉट्स के लिए और इतना अच्छा नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए। तो आज हमने जाना है कि एक नेफ्रोलॉजिस्ट और एक मरीज़ दोनों कितने इम्पॉर्टेंट हैं एक दूसरे के लिए और दोनों ही मिलकर कैसे किडनी को बचा के रख सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू स्नेहिल फॉर योर टाइम। थैंक यू।